जय हिंद, वंदे मातरम। शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो बड़े दिनों बाद हम अपने चैनल पर वापस वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम 20 दिनों के अंदर आपके होने हैं। दिसंबर भर में एग्ज़ाम हो जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आप सबके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, टॉपिक हैं, मैराथन क्लास के रूप में आपको दे दी जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर की एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन की क्लास। तो पहला टॉपिक हमारा यहाँ पर आता है गुट निरपेक्षता की नीति। ठीक है, ये हमसे पूछ लिया जा सकता है। तो इसके बारे में क्या है कि साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध किया जाए। ठीक है, ये गुट निरपेक्षता की नीति है। शांति व्यवस्था है तो प्रयास किया जाए। ठीक है, सब कुछ शांति व्यवस्था बनी रहे। राष्ट्रवाद, संप्रभुता, आत्मसम्मान की रक्षा की जाए, है ना। आर्थिक विकास हेतु प्रयास किया जाए। और हमसे अगर पूछ लेता है कि गुट निरपेक्षता नीति के प्रवर्तक कौन थे, ठीक है ना, तो इसके प्रवर्तक कौन थे? प्रधानमंत्री नेहरू जी, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और उनके अन्य सहयोगी। अब हमसे एक क्वेश्चन और डाल सकता है। क्या डाल सकता है कि गुट निरपेक्षता की नीति, है ना, इसका प्रथम सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था, पूछ लेगा हमसे। तो प्रथम सम्मेलन जो था वो 1961 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ठीक है, कहाँ हुआ था ये पूछ ले, कहाँ आयोजित हुआ था? तो हुआ था यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में। तो ये आपका एक प्रश्न कंप्लीट हो गया। बहुत ही शॉर्ट तरीके से अच्छे से आपको हम यहाँ पर वीडियो लेकर आए हैं। तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। ठीक है, जाते जाते कमेंट जरूर करना। तो चलिए अब हम अपनी कंप्लीट क्लास देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक हमारे सामने आता है। तो अगला टॉपिक हमारे सामने आया है कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली खनिज संपदाएं कौन कौन सी हैं। प्रश्न हमसे पूछ लिया गया। ये प्रश्न आया था 2016 में, 2020 में, 2022 में पूछा गया था हमसे। ठीक है, डीएलएड 4th सेमेस्टर का। तो किन्हीं दो खनिज संपदाओं का वर्णन कीजिए, ये भी हमसे पूछा गया था। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न खनिज संसाधनों में कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ठीक है ना, लौह अयस्क, तांबा अयस्क, सीसा, जस्ता अयस्क, सोना और हीरा शामिल है। तो ये तो है उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली खनिज संपदाएं। अब हमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसी में ऐड होता है। ठीक है, जो आपका दीर्घ उत्तरीय है तो इसमें एक क्वेश्चन में दो प्रश्न ऐड कर देते हैं, 2 नंबर का होता है इसलिए। तो ये तो हो गया उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली खनिज संपदाएं कौन सी हैं। अब हमसे पूछ लिया इसी में ऐड करके कि किन्हीं 2 खनिज संपदाओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें हम कौन सी करेंगे? तो इसमें हम कर देंगे चूना पत्थर और डोलोमाइट का थोड़ा सा वर्णन कर देंगे, बस थोड़ा सा, समझ रहे हो। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि चूना पत्थर क्या है। चूना पत्थर का वर्णन कर देते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में राज्य में उच्च श्रेणी के चूना पत्थर की पर्याप्त मात्रा है, जो सीमेंट, कागज और स्टील के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है ना। जो चूना पत्थर है इसका क्या इस्तेमाल होता है? सीमेंट, कागज और स्टील का निर्माण होता है, इसी में इसका यूज़ होता है। और उत्तर प्रदेश राज्य में मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और वाराणसी जिले सबसे महत्वपूर्ण चूना पत्थर के भंडार हैं। चूना पत्थर कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कहाँ इसका उत्पादन होता है? तो आपके सामने लिखा हुआ है कि मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और वाराणसी जिला उत्तर प्रदेश के हैं, जहाँ पर चूना पत्थर का भंडार है। अच्छे से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम में आपको यही जो पढ़ा रहा हूँ वही सब देखने को मिलेगा, बाहर नहीं जाने वाला। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई है। तो आगे देखते हैं। और डोलोमाइट के बारे में अगर वर्णन करें तो डोलोमाइट क्या है? ठीक है, तो डोलोमाइट जो है एक अन्य प्रकार का खनिज है जो उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। जाहिर सी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खनिज संपदाएं के बारे में पूछा है। तो कौन सी है? डोलोमाइट और चूना पत्थर दोनों उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। और इसका प्राथमिक अनुप्रयोग क्या होता है? लोहे और इस्पात के उत्पादन में है। ठीक है ना, लोहे और इस्पात के उत्पादन में इसका अनुप्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गए हमारे उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली खनिज संपदाएं। लेकिन क्या है ना कि भारत के जो और राज्य हैं, हमारे इंडिया के जो और स्टेट हैं, तो उनकी तुलना में जो है उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों की कमी है ना। और ये जो इस राज्य में, अपने उत्तर प्रदेश में खनिज पदार्थ मुख्यतः कहाँ मिलते हैं? दक्षिण के पठारी भाग में मिलते हैं, है ना। तो ये तो हो गया हमारा एक प्रश्न कंप्लीट। अच्छे से याद कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए उठा कर लाया हूँ, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये वाला जो प्रश्न है गैर सरकारी संगठन एनजीओ वाला, जिसको हम शॉर्ट में एनजीओ कहते हैं। एनजीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, गैर सरकारी संगठन या संस्था। तो देखिए
ये प्रश्न हमारा आया है 2016 और 2020 में, है ना। वही प्रश्न लेंगे जो रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है नहीं तो आपका रिपीटेड ही आता रहता है। तो गैर सरकारी संगठन एनजीओ क्या होता है, ठीक है, इससे क्या आपका आशय है, ठीक है, और समाज में इसका योगदान क्या है समाज के विकास में। तो देखो भाई, जो एनजीओ है ना वो ना तो सरकारी होता है, पहली बात ये आपको लिखना है कि एनजीओ जो है वो सरकारी नहीं है और ना ही प्रत्यक्ष रूप से सरकार के साथ सहभागिता करते हैं, ठीक है ना। तो एनजीओ क्या है, एनजीओ बिना लाभ के समाज के कल्याण के लिए होते हैं, है ना। बिना इनका कोई लाभ नहीं होता, इनका कोई स्वार्थ नहीं होता, ये समाज कल्याण के लिए एनजीओ बनाए जाते हैं। समाज के विकास में अगर गैर सरकारी संगठन का योगदान पूछ लिया जाता है, इसी में ऐड करके आया था हमारा प्रश्न 2016 में, तो क्या योगदान है समाज के विकास में। तो जो एनजीओ है ना बेटा, वो स्वास्थ्य संबंधी कार्य करते हैं, ठीक है ना। स्वास्थ्य संबंधी कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से यूनिसेफ का नाम जो है वो प्रमुख है, तो स्वास्थ्य संबंधी कार्य यूनिसेफ करता है। क्या करता है, ये विश्व स्तर पर बच्चों तथा महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को चलाता है, जैसे कि बच्चों के टीकाकरण एवं पोषण संबंधी कार्यक्रम ये यूनिसेफ चलाता है, ठीक है। शिक्षा संबंधी कार्य होते हैं यूनेस्को चलाता है ना। संयुक्त संघ की विशेष एजेंसी यूनेस्को है। ये क्या करती है, ये शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने, स्कूल से वंचित जो बच्चे होते हैं उनको पुस्तक, ड्रेस वगैरह उपलब्ध कराती है ना। और जो एनजीओ है वो खाद्य एवं कृषि विकास संबंधी कार्य भी करती है, ठीक है। मतलब जैसे कि तराई भारत में जो है ना, भारत की तराई प्रदेश को कृषि योग्य बनाता है और ऊसर बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने में, सिंचाई के साधन को विकसित करने में, खाद्य समस्याओं को व्यवस्थित करने में एनजीओ जो है कार्य करता है। तो ये तो हो गया एनजीओ से रिलेटेड आपका एक प्रश्न कंप्लीट। अगला टॉपिक जल्दी से देखते हैं, वो है हमारा हरित क्रांति का, है ना। अब हरित क्रांति का टॉपिक क्या है, आपने कई पिछली बार भी पढ़ा होगा, शायद थर्ड सेमेस्टर यानी सेकंड सेमेस्टर में था। तो हरित क्रांति से अभिप्राय पूछ लेता है, इसके मुख्य घटक क्या ही पूछ लेता है। हरित क्रांति जो है वो कृषि पैदावार को तेजी से बढ़ाने को हरित क्रांति कहते हैं, है ना। फसल उत्पादन वृद्धि में, कृषि उत्पादन की वृद्धि में, उपज में वृद्धि, यही होती है हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति के जनक अगर पूछ लेता है, एक नंबर में आ जाता है तो MS स्वामीनाथन है ना भारत में। अब मुख्य घटक की बात करें तो पूछ ले इसके मुख्य घटक क्या है, तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने हेतु, देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु, सुदृढ़ मतलब मजबूत करने हेतु, कृषि पदार्थ का अधिक से अधिक उत्पादन करने हेतु, यही इसके जो है मुख्य घटक हैं। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, क्योंकि हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझा रहा हूँ, आप लोग अपना थोड़ा बनाकर भी लिख सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। एक लाइक तो बनता है यार, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, मौसम और जलवायु में अंतर हमसे पूछ लिया है ना। मौसम और जलवायु में अंतर, ये प्रश्न भी हमसे 3 बार पूछा गया है। कब, 2016, 2020 और 2022 में आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो मौसम और जलवायु में अंतर क्या है कि जो मौसम होता है ना बेटा, वो समय समय पर स्थान स्थान पर परिवर्तित होता रहता है, वो चेंज होता रहता है। लेकिन जो जलवायु होती है, ठीक है, क्लाइमेट जो होती है वो लगभग स्थायी रहती है, स्टेबल रहती है ना। और जलवायु जो है वो एक स्थान पर एक प्रकार की होती है, लेकिन मौसम जो है वो परिवर्तित होता रहता है। मौसम तापक्रम, वर्षा, हवा आदि से मिलकर बनता है। जलवायु जो है वो तापमान एवं वर्षा पर निर्भर करती है। आपने देखा होगा कि जो मौसम होता है ना वो एक स्थान पर अलग अलग होता रहता है। कैसे कि जैसे कि सुबह का मौसम कुछ और है, दोपहर में कुछ और है, शाम को कुछ और हो जाता है। तो मौसम जो है वो चेंज होता रहता है। आप एक जगह पर रहें, आप देखेंगे मौसम चेंज होता रहता है, लेकिन वो जलवायु चेंज नहीं होगी जल्दी, वो स्थायी ही रहेगी। तो उम्मीद करते हैं मौसम और जलवायु में अंतर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारा अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है और आने की संभावना रहती है। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ, ठीक है, सन पूछ लेगा, टाइम कि कब हुआ और किस स्थान पर हुआ, और इस घटना के बारे में बताइए, ठीक है। तो घबराना नहीं है, पूरा टॉपिक यहाँ पर कवर है बहुत ही अच्छे से शॉर्ट तरीके से। तो आपको लिखना है कि चौरी चौरा कांड जो है वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो आप लिखेंगे चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है। अगर पूछता है कि किस स्थान पर हुआ और कहाँ हुआ,
इस तरह से अगर पूछा जाए तो आपको लिखना है कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास हुआ था चौरी चौरा कांड। ठीक है, और इस घटना के बारे में अगर पूछा जाए कि चौरी चौरा कांड की घटना क्या है, तो आपको क्या लिखना है कि आंदोलनकारी जो थे ना, उस समय आंदोलन बहुत भड़का हुआ था। तो आंदोलनकारियों ने क्या किया था कि एक पुलिस चौकी थी वहाँ पर, उसमें आग लगा दी थी। ठीक है ना, तो उस पुलिस चौकी के अंदर कुछ हम पुलिसकर्मी थे, टोटल 22 थे। ठीक है, टोटल 22 पुलिसकर्मी थे जो तैनात थे, और आंदोलनकारियों ने क्या किया कि उस पुलिस चौकी को आग लगा दी, और जितने भी पुलिसकर्मी वहाँ पर तैनात थे वो सब 22 के 22 जो थे वो जिंदा जलकर मर गए। तो ये जो घटना है ना, ये हमारे इतिहास में जो है वो चौरी चौरा कांड के नाम से जानी जाती है। तो ये तो हमारा हो गया चौरी चौरा कांड। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से सरल भाषा में समझाया, आपको सरल शब्दों में, बहुत ही शॉर्ट तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक हमारे सामने आ रहा है, बहुत ही हरा भरा टॉपिक हमारे सामने आया है। कई इसमें हम प्रश्न छोटे छोटे बड़े बड़े जो 1-1 2-2 नंबर में आते हैं उनको देखेंगे। तो हमसे कई बार पूछा जाता है 1 नंबर में, अति लघु में या ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, बहुविकल्पीय में, कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। बहुत से बच्चों को पता होगा, बहुत से भाइयों को नहीं पता होगा। तो क्या है कि विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगर डेट पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्या है कि ये भारत के अंतर्गत आने वाले द्वीप समूह के नाम लिखिए। 2-3 बार आ चुका है। तो ये जो है कि एक हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, और दूसरा है लक्षद्वीप समूह। तो ये जो द्वीप समूह है ये भारत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। एक प्रश्न और अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये जितने भी प्रश्न हम करवा रहे हैं इस वीडियो में ये 2-3 बार आ चुके हैं। ठीक है, रिपीटेड होते रहते हैं, और यही है इंपॉर्टेंट, और कुछ है भी नहीं। इन्हीं में से फिर से आएगा। लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है, लिंगानुपात से क्या अभिप्राय है, लिंगानुपात के बारे में आप क्या जानते हैं, लिंगानुपात के बारे में समझाइए। किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है कि किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या, आपने ये जो है ना लिंगानुपात, ये किसका होगा, स्त्री और पुरुष का होता है। ठीक है, तो स्त्री पुरुष की संख्या के अनुपात को हम क्या कहेंगे, लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है ना, किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष और स्त्री की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही नरम सा है, तो वह नरम दल और या फिर उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता के बारे में पूछ लेगा आपसे। तो आपको क्या लिखना है, आपको किन नेताओं के नाम लिखने, दादा भाई नौरोजी, ये तो प्रमुख थे। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। ये नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपको 1 नंबर दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। यही नाम नरम दल के प्रमुख नेताओं के हैं, या उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेताओं के नाम पूछे तब भी आपको यही नाम लिखने हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर दो, बड़ी मेहनत लगती है। चलिए आगे अच्छे अच्छे प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा 1 नंबर में पूछा जाने वाला, कई बार 3-4 बार पूछ चुका है, जेट वायु धारा किसे कहते हैं। ठीक है, तो जेट वायु धारा क्या है कि वायुमंडल जो हमारा है, तो वायुमंडल में बहने वाली तेज हवा, ठीक है ना, वायुमंडल में बहने वाली तेज हवा जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, वही हमारी जेट वायु धारा कहलाती है। ठीक है, एक प्रश्न और जो कि हर बार रिपीट होता आ रहा है, किसी चाहे अति लघु में आए, चाहे बहुविकल्पीय में आए, चाहे दीर्घ में आए, तीनों में पूछा जा चुका है। वो क्या है कि रोलेट एक्ट बहुत पूछा गया है, आपको ये शॉर्ट में समझा रहे हैं। पूछा जाए कि कब लागू हुआ, ठीक है, कब पारित हुआ, तो रोलेट एक्ट जो है वो 19 मार्च 1919 ईस्वी में लागू हुआ, यह पारित हुआ। इसके अनुसार क्या था कि किसी भी संदेहास्पद, ठीक है, व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। इसमें क्या था कि कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति पर उनको थोड़ा सा भी डाउट हुआ, थोड़ा सा भी संदेह हुआ, तो वो क्या करते थे कि बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकते थे। ठीक है ना, उस व्यक्ति को। तो इसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना ही कोई वकील किया जा सकता था। तो यही जो था वो रोलेट एक्ट था। ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने इस एक्ट को पारित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आतंकवाद के बारे में डिटेल में आप लिख सकते हैं। आपको पता है आतंकवाद क्या है, टेररिज्म क्या है। तो आतंकवाद क्या है कि लोगों को अपने वश में करने और किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा जो होती थी ना,
और डराने धमकाने का प्रयोग करना, यही आतंकवाद है। आपने देखा होगा बहुत सारे आतंकवादी जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, लोगों को अपने बस में करते हैं, कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, शस्त्रों के बल पर, बंदूकों के बल पर, अस्त्र शस्त्र के बल पर बंधक बना लेते हैं। और किस लिए? बस अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। या तो उनको पैसे की डिमांड होती है, या तो उनको कोई हिस्सा चाहिए होता है किसी भी चीज़ में, अपने साथियों को रिहा करवाते हैं। तो ऐसा चलता रहता है, फिल्मों में भी देखा होगा आपने, है ना, फिल्म बहुत देखते हैं। तो उसमें क्या है कि डराना धमकाना चलता रहता है। वो लोग डरा धमका कर क्या करते हैं, लोगों को अपने बस में करते हैं और अपना काम सरकार से निकलवा लेते हैं या लोगों से निकलवा लेते हैं, है ना। तो यही जो प्रक्रिया है ना, ये आतंकवाद, टेररिज्म कहलाती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, अति लघु, लघु, दीर्घ सभी में पूछा जाता है। क्या है कि 1857, ठीक है ना, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का कारण, ठीक है, क्या कारण थे कि ये जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 ईस्वी में, तो इसका कारण क्या था कि ईसाई धर्म का प्रचार, ठीक है ना। जो अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने क्या किया कि ईसाई धर्म का प्रचार किया, जातिवाद की उपेक्षा की, ठीक है, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग किया, जो कि गाय और सूअरों के चर्बी से बने हुए कारतूस थे। तो इसलिए क्या हुआ था कि मुस्लिम और हिंदू दोनों भड़क गए थे, तो इसलिए स्वतंत्रता संग्राम उत्पन्न हो गया। और क्या होता, भेदभाव की नीति, कुटीर उद्योग धंधों का विनाश कर दिया था उन्होंने। तो इस वजह से ये स्वतंत्रता संग्राम का कारण इम्पोर्टेंट, ये 4-5 पॉइंट लिख दिए हैं, इनको लपेट कर अच्छे से आप लिख सकते हैं डिटेल में, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, हरा भरा, क्या कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? टेट सीटेट जो भी हो आपका, पीटीसी हो, हर जगह पूछा जाता है क्या कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो सीधा सीधा उत्तर लिखना है 5 जून को। ये बहुविकल्पीय में भी आ सकता है, अति लघु में भी आ सकता है, 1 नंबर मिल जाएगा। तो 5 जून को मनाया जाता है। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल हमारा है @शिवांश आपके सामने लिखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपको वीडियो कब आ रही है पता चल जाएगा, जो भी न्यूज़ आएगी वो आपको पता चल जाएगी। इंस्टाग्राम @शिवांश हैंडल, ठीक है, आपके सामने लिखा रहा है स्क्रीन पर, फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी आपके मैसेज का रिप्लाई मिलेगा आपको, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।